अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। निगरान हुकूमत ने आते ही कई ऐसे इक़दामात का ऐलान किया, उससे लगता ये है कि शायद ये कुछ माह के लिए नहीं, बड़े लंबे अरसे के लिए आए हैं। और एक काम जो उन्होंने किया, प्राइम मिनिस्टर ने, जो केयर टेकर हैं, उन्होंने एक नई काबीना की कमेटी तश्कील दी कि पाकिस्तान को मुआशी मसाइल से कैसे निकाला जा सके। हालांकि जो निगरान हुकूमत होती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में या कहीं और भी हो, उनका मकसद डे टू डे मामलात को देखना और फिर जो इक़्तिदार की मुंतकिली है वो एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत को करना होता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी मसाइल ऐसे हैं कि जाहिर है कि निगरान हुकूमत होते हुए भी उनको कुछ चीज़ों के ऊपर इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है। लेकिन शहबाज, डोंट यू थिंक कि ये लगता है कि इस गवर्नमेंट की गलत तरजीहात हैं? और मुझे लगता है कि हमारे क्या कह सकते हैं कि डीएनए में प्रॉब्लम है कि जो 5 साल के लिए मुंतखब हुकूमत आती है, उनका काम होता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना, वो बनाती हैं शॉर्ट टर्म पॉलिसीज। और ये जो निगरान हुकूमत है, जिनका काम है एक्चुअली डे टू डे मामलात को देखना, लेकिन ये चले हैं पाकिस्तान के जो 75 ईयर्स के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। तो ये थिंकिंग क्या है, समझ आपको आ रही है कोई? नहीं, समझ बिल्कुल आ रही, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो ना समझ आने वाली हो। जब कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनी थी और हमने पिछले प्रोग्राम में उसका तज़किरा किया था और उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे उस पर भी बात की थी, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था आपको कि लग ऐसे रहा है कि ये कमेटी ऐसे काम करेगी जिससे कुछ मखसूस जो सेक्टर्स हैं उनको माली फ़ायदे मिल सकते हैं, कुछ ऐसी इंसेंटिव्स ये देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो इलेक्शन का एक्ट 2017 वाला, जिसमें भी तरमीम भी हुई है सेक्शन 230 में, उसमें इस हद तक तो इनके पास मैंडेट आ गया है कि जो डे टू डे अफेयर्स है और जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, आपके एग्रीमेंट्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये इकदाम उठा सकते हैं। उससे ये बियॉन्ड देयर पीरियड ये नहीं कर सकते। अभी भी आज इस चीज़ को दोबारा हाईलाइट करने का मकसद ही हमारा ये है कि 2 इजलास जो ये काबीना की कमेटी बनी है उसके इस हफ्ते में हुए, एक 29 अगस्त को, एक फिर 30 अगस्त को दोबारा बैक टू बैक 2 इजलास हुए। अब दोनों इजलासों के जब आउटकम्स मैंने देखे और उसके फैसले देखे, तो मुझे वो मेरी जो एक आप प्रिडिक्शन कह लें जो एक हफ्ता पहले थी, वो मुझे सच साबित होते हुए दिखाई देती है। तो उसी हवाले से मैंने कहा फिर बेहतर है इस इशू को थोड़ा सा फर्दर फ्लैग कर दिया जाए। कल को ये ना कहे कि हमें पता नहीं चला, ये वजारत खजाना में सारा कुछ होता रहा, तो हम जरा हाईलाइट कर देते हैं। मेरे कामरान, जब पहला इजलास हुआ इस कमेटी का और इसकी सरबराही करती हैं निगरान हमारी जो वज़ीर ख़जाना मोहतरमा डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा, और इसमें इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं इकॉनमी से रिलेटेड वो इसके मेंबर्स हैं। तो एक मेंबर ने जो वज़ीर मवासलात हैं हमारे और रेलवेज़ का पोर्टफोलियो भी उनके पास है, तो जब ये सारी डिस्कशन हुई और प्रेजेंटेशंस हुई कि जी हमें लॉन्ग टर्म में क्या करना है, किस किस सेक्टर्स में क्या तब्दीलियाँ लेके आनी है, स्टेट और एंटरप्राइजेज में हम रिफॉर्म्स चाहते हैं, हम ये भी काम करना चाह रहे हैं, वो भी काम करना चाह रहे हैं, तो वन ऑफ द मेंबर्स एजिटेटेड पोलाइटली एंड गिव हिज ओपिनियन कि ये आप किस तरफ जा रहे हैं। आपका काम ये है कि आप जो डे टू डे मामला है उसको चलाएं, जो इश्यूज इन हैंड है उसकी तरफ आप तवज्जो दें। उन्होंने जिस इशू को फ्लैग किया वो इशू था रुपए की जो बेकदरी हो रही थी, कि जिस स्पीड के साथ रुपया डी वैल्यू हो रहा है, खासतौर पर केयर टेकर सेक्टर में, उससे पहले भी पीडीएम के टाइम के ऊपर भी, तो अब तो बहुत एक रैपिड पेस पे ये चीजें हो रही है ना। उस वक्त तो जब इसाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे तो ये एक एलिगेशन था कि इन्होंने एक्सचेंज रेट को कंट्रोल किया हुआ, तो इसी वजह से ओपन मार्केट में वो रेट उसका ज्यादा था, 20-25 रुपए, और इंटरबैंक में कम था। आज फिर इंटरबैंक में रेट और ओपन मार्केट के रेट में 25 से 30 रुपए का फर्क आ गया। तो आज तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो रुपए की खिलाफवर्जी है, क्योंकि वो डेविएशन को 6% के करीब होगी और वो 1.25% से उनका डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। कमिंग टू द पॉइंट, जो कमेटी के मेंबर थे उन्होंने एक इशू हाईलाइट किया, फ्लैग किया कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान में एक तो करेंसी की स्मगलिंग हो रही है और दूसरा अफगानिस्तान जो अपनी ज़रूरियात है करेंसी की वो पाकिस्तान से पूरा कर रहा है, तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो बजाय इसके ऊपर कि कोई कमेटी कोई फैसला करती, इसके हवाले से कोई डिसीजन लेती, उन्होंने इस इशू की तरफ तवज्जो देना ही मुनासिब नहीं समझा, वो दूसरे मामलात की तरफ वो ज़्यादा चल पड़े। और जब ये फैसले आए कामरान, उस दिन के जो फैसले थे, इन्होंने कोई 7 या 8 फैसले उस दिन कमेटी ने किए। उनका नंबर 1 जो डिसीजन था वो ये था कि चेयरमैन एससीसीपी विल प्रेजेंट द प्रपोजल्स फॉर कैपिटल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल
ऑन 30th होगा, जिसको अगले दिन फिर मीटिंग भी और प्लान भी पेश हुआ। मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है? हंगामे, लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, लोग सड़कों के ऊपर हैं। आज इस्लामाबाद में हड़ताल है, मेरे अपने टाउन में आज हड़ताल है, वहां पे किसी भी किस्म की स्वाय एक मेडिकल स्टोर की कोई चीज ओपन नहीं है। बाकी सिटीज में भी कुछ इस किस्म का मिला जुला रुझान है, तो उधर तवज्जो नहीं है। फैसला नंबर 1 ये नहीं है कि हमने महंगाई पर काबू पाने के लिए क्या करना है। फैसला नंबर 1 ये है कि कैपिटल मार्केट्स को, स्टॉक मार्केट को कैसे अपने बूस्ट देना है। तो ये फिर कुछ सवालात रेज होते हैं। फिर हमारी जो मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर उनका बैकग्राउंड है, वो स्टॉक मार्केट में भी उन्होंने काम किया हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट्स में भी उनका काफी एक्सपोजर है। तो ये फिर ये फैसला को मुझे इसकी समझ नहीं आई। तो दूसरा उनका जो वो डिसीजन था कि वो भी इसी से रिलेटेड था कि जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान देगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, उसके ऊपर फिर आगे जाके बात करते हैं। तो ये इसके बावजूद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसी हफ्ते हुई, बल्कि ये लास्ट संडे को, कि एक इंफॉर्मेशन इनके खुद फाइनेंस मिनिस्टर के मोबाइल से शेयर हुई। वो उसमें ये था, एक प्रपोजल था कि जो 5,000 रुपए का करेंसी नोट है इसको खत्म कर दिया जाए। क्यों खत्म कर दिया जाए? इसलिए कि इसका जो पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन है उसका 1/3 तकरीबन 3,000 अरब रुपया जो इस वक्त है, एज पर द इंफॉर्मेशन शेयर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर, वो अफगानियों के हाथ में है। कितना? 3,000 अरब रुपया। और उसके अंदर ये लिखा था कि अगर ये वाला जो पैसा है, ज्यादातर ये 5,000 रुपए के नोट के सूरत में है, तो अगर ये 5,000 रुपए का नोट खत्म कर दिया जाए तो उससे फायदा ये होगा कि ये जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है आपके ओपन मार्केट से डॉलर खरीदने के लिए, वो एक जरिया बंद हो जाएगा। तो मतलब इसके बावजूद शी वाज फुली सेंसिटाइज्ड टू द टॉपिक, उनको ये ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था। इसके बावजूद इसके हवाले से उस दिन क्या जो इजलास हुआ कोई फैसला नहीं हुआ। एक और जो इशू था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो ये था कि जो फाइनेंस एडवाइजर है डॉक्टर वकार मसूद खान, उन्होंने एक महंगाई का इशू रेज, उनकी बड़ा सीरियस इशू है। आपके आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, तो इसके हवाले से एक कमेटी बनाए ताकि वो ओवरसाइट कर सके और सारी चीज़ों को वो जो प्रोग्रेस है उसकी मॉनिटर कर सके। उस पर तो इन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई, उनकी जो रिकमेंडेशंस थी उन्होंने अप्रूव नहीं की। रादर उन्होंने कहा जी कि ये प्लानिंग कमीशन के मैंडेट में है, तो प्लानिंग कमीशन जो है इसके हवाले से एक रिपोर्ट बना के फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर हर 15 दिन के बाद वो ECC में लेके जाएगा, इस फोरम पे नहीं लेके आएगा। तो अब यहाँ पे कामरान की क्वेश्चन रेज होता है, केयर टेकर्स का मकसद, जो खुद इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम कोई लंबे अरसे के लिए नहीं आए, हमारे कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं है, जो उनकी मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता है। और उनका जी हम जो डे टू डे मामला था, जो जरूरी फैसले करने हैं इकॉनमी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उसके ऊपर हम फैसले करेंगे। तो ये तो इसका मतलब बनाई हुई कमेटी है, वो कौन से फैसले करे इसके ऊपर देखने की जरूरत है। इसमें एक तो फिर वही वाली बात है, जब केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है तो आपने वो ठीक कहा कि हो सकता है कि बहुत से लोगों के फिर वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। तो इन नटशेल जो ये निगरान हुकूमत है या ये जो काबीना की कमेटी है ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल, ये वो सारे काम कर रही है बजाय सिवाय उसके कि जो इस वक्त डे टू डे जो असल प्रॉब्लम्स है। जो बात आपने की ये बड़ा अलार्मिंग एक लिहाज से फिगर, और ये आई थिंक जो अफगानिस्तान की जो मईशत है वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रही है, उनके ऊपर सैंक्शंस हैं। और आई हैव टू से, मेरे ख्याल में कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारी अफगान पॉलिसी की वजह से जितना पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सोसाइटी को, मईशत को नुकसान हुआ, किसी और चीज़ से नहीं हुआ। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की प्राइसेस देख लें, पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की प्राइसेस देख लें, पाकिस्तान के अंदर कोई भी घर अगर आप रेंट पे भी लेते हैं, सारा जो आई थिंक एक बहुत बड़ी जो रूट कॉज है वो यही है कि जो स्मगलिंग का या तो पैसा है या जो अफगानिस्तान वाला फैक्टर है। क्योंकि अगर 3,000 अरब रुपए अफगानिस्तान में या जो अफगान नेशनल्स हैं उनके पास मौजूद हैं, तो वो तो फिर 150 पर भी डॉलर खरीद लेंगे, 350 पर भी डॉलर खरीद लेंगे, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें मुझे सिर्फ एक इसके अंदर मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, देखें ये इसका एक सिक्योरिटी के साथ भी लिंक है, अफगानिस्तान का मामला हो, डू यू थिंक कि अगर ये निगरान हुकूमत ये फैसला कर लेती है कि नहीं हमने जो इस चीज़ को कर्ब करना है, जो अफगानिस्तान है उनको अपनी जो लोकल फॉरेन एक्सचेंज है यूज नहीं करने देना, वहां से वो डॉलर करें, डू यू थिंक दैट दे हैव द मैंडेट टू डू इट, या इनको अप्रूवल चाहिए कहीं और से, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये। देखिए ये हमने पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से इस बात का जिक्र किया कि जो पाकिस्तान में ओपन मार्केट में एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहा है उसकी क्या वजह
वजूहात, उसमें हमने अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जिक्र किया। वो चीज़ें अब जो चीज़ें अब सामने आ रही उससे एस्टेब्लिश हो रही है, क्योंकि नई बात तो हम नहीं कर रहे थे ना पिछले हफ्ते भी। तो ये खुद इनके अपने जो कम्युनिकेशंस हैं, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंसेज हैं, इनकी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें ये चीज़ बहुत वाज़ेह हो रही है। तो मैंडेट की बात नहीं है, ये तमाम स्टेक होल्डर्स को एक बोर्ड पे आना है, एक प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने ये फैसले करने हैं। और कल ही प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग चेयर की थी स्मगलिंग के हवाले से, तो उसमें जो कल शायद हमने जिक्र किया था प्रोग्राम में कि जो आउटकम ये था कि 10 और चेक पोस्टें बन जाएंगी और ये कि हम अफसरान को सजाएं देंगे, वो शायद उससे बात आगे जानी चाहिए थी। और एक चीज़ बड़ी कैंडिडली अब कही जा रही है कि स्मगलिंग जो है, चाहे वो करेंसी की है स्मगलिंग, चाहे आपकी चीनी की है, चाहे यूरिया की है, वो तब तक उस पर खात्मा नहीं उसका हो सकता जब तक पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके अंदर जो काली बेड़े हैं उनको निकाल बाहर ना किया जाए। एक तो वो चीज, दूसरा कुछ आप बार्टर ट्रेड भी कर रहे हो तो वो एक सेपरेट टॉपिक है जो जेन्युइन आपकी उस इलाके की नीड्स हैं, क्योंकि वो जो बॉर्डर एरिया है वो इतना बॉर्डर उस तरीके से वो मार्क नहीं है, वो अक्रॉस द बॉर्डर वो मूवमेंट होती है, फैमिलीज हैं, रिलेशंस हैं, देहात, और वो सदियों से उसको छोड़ के, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो जेन्युइन बात है वो अपनी जगह पे। लेकिन अब ये जो कमेटी, अब जो हम बात आज ये करें कि इस हुकूमत की माशी तरजीहात क्या है जिसको लीड करती है डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा, जैसा कि मैं अपने कंसर्न का मैंने उस पर जिक्र किया। जो पहला इजलास था, दूसरे इजलास का हम जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद, बट जो पहला इजलास था उसमें जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं जिनके पास इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का भी पोर्टफोलियो है, गौहर एजाज साहब, जो पाकिस्तान के बहुत माने हुए टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है और उनका बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने ये तजवीज़ दी मीटिंग में कि हमें 2 काम करने चाहिए। नंबर 1 कि पूरे मुल्क में गैस की एक ही कीमत होनी चाहिए, चाहे पंजाब हो या सिंध हो। अब आज हम इस बात पे रो रहे हैं बिजली की कीमतों के हवाले से कि पंजाब का जो कंज्यूमर है वो बिजली की दुगनी कीमतें इसलिए दे रहा है कि सिंध में चोरी है, बलूचिस्तान में चोरी है और खैबर पख्तूनख्वा में चोरी है। गौहर एजाज साहब की ये तजवीज़ है कि पूरे मुल्क में गैस की एक कीमत कर दें। इसका मतलब है जो इनएफिशिएंसी अगर पंजाब की है, यहाँ पे इनएफिशिएंसी का बाय सिर्फ केस नहीं, यहाँ पे एक और भी इशू है, वो मैं उसको बताता हूँ, आईनी मसला है, तो वो उसकी प्राइस सिंध क्यों पे करे। अब सिंध के अंदर एक आपका उनके जो एक आइन का एक आर्टिकल है, वो जो 18वीं तरमीम आई तो उसमें ये चीज़ आई कि जिस सूबे से जो नेचुरल उसकी वो वहाँ का जो रिसोर्स होगा उसके ऊपर उसका पहला हक होगा। तो उस फार्मूला के और आइन के उस आर्टिकल की रोशनी में सिंध से जो गैस निकलती है उसका पहला हक सिंध का है। ठीक, अब पंजाब में गैस नहीं है, पंजाब के और कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं, गैस नहीं है हमारे पास पंजाब में, तो फिर पंजाब अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए गैस को इंपोर्ट करता है, LNG इंपोर्ट कर होती है। तो अब ये कहा जा रहा है कि वो सूबा जहां से वो मादनी वसाइल निकल रहे हैं वो प्राइस ज्यादा इसलिए पे करेगा कि पंजाब में वो गैस महंगी मिली, तो पंजाब की कास्ट वो क्यों सब्सिडाइज करे। बहरहाल ये एक तजवीज वहां पे दी गई और दूसरी इसके साथ तजवीज ये दी गई कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको खित्ते के लिहाज से कि एक कंपेटिटिव बिजली की कीमत प्रोवाइड की जाए। अब यहाँ पे ये एक कहने को बड़ा खूबसूरत वर्ड है कि खत्ते में अगर बांग्लादेश इंडिया में कीमतें बिजली की कम है तो इनकी भी कम होनी चाहिए। अब दिस ब्रिंग्स मी बैक टू द पॉइंट दैट आई रेज्ड लास्ट वीक। फरवरी 2023 में IMF के प्रोग्राम के तहत इनकी सब्सिडी विड्रॉ हुई थी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की। अब अगर एनर्जी कंपैरेटिव प्राइसेस का एक ही मकसद हो सकता है कि सब्सिडी, तो हमारी जो कमेटी की चेयरपर्सन थी उन्होंने इसके हवाले से एक मैंडेट इनको दिया है और ये फैसला उन्होंने कर दिया उस दिन कि आप पीर वाले दिन इसके ऊपर हमें तजावीज जो है वो पेश करेंगे और उसके ऊपर आप फर्दर डिस्कशन। तो इससे एक चीज फर्दर इंडोर्स होती है कि गौहर एजाज साहब, ठीक है, हम किसी के क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं करते, तो इट इज क्लियर, ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जब सब्सिडी खत्म की गई थी, ये जो गैस वाला मामला है, हमारे अपने प्रोग्रामों में लोग आते रहे, वो ये मुतालबा करते रहे, तो वो यहां बैठकर वो आई हैव टू से कि वो शायद सिर्फ अपनी फिर इंडस्ट्री को या अपने जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को देखते हुए जो भी तजावीज़ दे रहे हैं, तो ये भी हमें वी हैव टू बी एब्सोल्युटली वेरी केयरफुल कि जब आप काबीना के अंदर हैं तो बेशक आपका किसी भी शोबे से ताल्लुक है, बट यू आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो आपने ये कोशिश करनी कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करना बल्कि पूरे पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि इसके 2 इजलास हो चुके हैं जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल है, तो जो दूसरा इजलास हुआ था उसमें क्या डिस्कशंस हुई हैं, क्या तजावीज़ सामने आई हैं और क्या फैसले लिए गए हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि ये जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, काम इनका ये है कि डे टू डे जो मामलात हैं उनको देखें और जो बड़े पॉलिसी डिसीजन हैं उनको छोड़ देने चाहिए। और उनका मैंडेट भी नहीं है कि जब नई हुकूमत आएगी इलेक्शंस के बाद, लेकिन ये डे टू डे मामलात को छोड़ करके एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो शहबाज, जो डिसीजन ज़ाहिर है कि 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं जो कैबिनेट कमेटी ऑन जो स्पेशल बनी है इकोनॉमिक रिवाइवल पे, कुछ टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी और इस तरह की भी अब डिस्कशंस आई हैं। और अगेन ये वो सब्जेक्ट है जो आई थिंक जो पाकिस्तान के मुंतखब गवर्नमेंट है ये उनका बुनियादी तौर पर काम है। और उसमें भी अगर वो कुछ कर रहे हैं तो क्या ऐसा कोई प्रोडक्टिव काम है कि विद इन फ्यू मंथ्स वी सी अ चेंज? मैं अगर आपको ये बताऊं कि टैक्स बढ़ाने की बजाय अगर वो किसी को टैक्स छूट देने के ऊपर गौर हो रहा हो तो कैसा है? तो हैरान कौन नहीं होगा। वैसे हम पहले भी जो बात कर चुके हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं ना कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, खासतौर पर इकोनॉमिक साइड पे लोग हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ। इवन बिफोर मूविंग टू दैट मैं उसकी डिटेल अभी बताता हूँ, थोड़ा सा इसमें सस्पेंस रखते हैं। ये जो 90 की दहाई से जो एक सेक्टर जो था वो सब्सिडीज ले रहा था, उसका आउटकम जरा डिस्कस कर लिया। अभी नंबर कल आए, कल पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपने जो हमारे ट्रेड के फिगर्स होते हैं वो रिलीज किए हैं। और उसके मुताबिक जो एक्सपोर्ट्स थी अगस्त के महीने में वो सिर्फ हुई है 2 अरब 36 करोड़ डॉलर की, ठीक है। और इसको अगर आप देखा जाए कि पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले में 1 साल पहले उससे ये कोई 5% कम है। 2 माह में जो टोटल एक्सपोर्ट्स हुई हैं पाकिस्तान की वो सिर्फ 4.4 अरब डॉलर हैं। और जो पिछले साल की ऑलरेडी एक लो बेस थी, पिछले साल हम नेगेटिव में गए थे, 4 अरब डॉलर की हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स कम थी पूरे साल में। पहले 2 माह में जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो पिछले साल के जो पहले 2 माह थे उसके मुकाबले में 302 मिलियन डॉलर्स कम है, जो तकरीबन 6.5% बनता है। तो वो जो माजी में सब्सिडीज ली गई हैं। और फिर एक और जो बात कही जाती थी कि मैसिव करेंसी जो डिवैल्यूएशन अगर आप कर दें तो एक्सपोर्ट्स तो हमारी चांद तक पहुंच जाएंगी। वैसे तो हम चांद पर नहीं पहुंच पाए, एक्सपोर्ट्स पहुंच जाती हैं जितनी डिवैल्यूएशन का। उसका मतलब आपको एक कंपैरेटिव एज हो गया ना कि अगर आप $1 की एक्सपोर्ट करते हैं, पहले आपको मिल रहा था 185 रुपए अप्रैल 2022 में, आज आपको मिल रहा है 306 रुपए तो ऑफिशियल रेट है। और अगर आप घुमा के ले आए तो 330-35 आपको मिल जाए। खैर एक्सपोर्ट्स है तो वो घुमाना मुश्किल है, बट फिर भी 306। और ये फिर टाइम पे पैसे नहीं लाते, वेट करते हैं कि और रुपए की कदर गिरे और फिर हम लेके आएंगे। तो उसका इम्पैक्ट किधर गया? तो पहले पिछला तो हिसाब दे दें। और एक और मैं बात रिमाइंड करवा दूं, ये जो हमारी कमेटी के लोग हैं कि वजारत खजाना के नंबर्स हैं कि 3-3.5 साल में जो सिर्फ करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई है उससे जो विंडफॉल गेन हुआ है इन एक्सपोर्टर्स को वो 1500 अरब रुपए के करीब। और हम अपने प्रोग्राम में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब आ जाते जो बात आप कर रहे हैं, देखिए कमेटी के कुछ मेंबरान का ये ख्याल है कि ये जो कैबिनेट कमेटी है ये अपना काम ठीक नहीं कर रही, ये उन एरियाज में फोकस कर रही है जिनका कोई ताल्लुक नहीं। अब जो इनके उस दिन के फैसले थे उसमें अब इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाई गई हैं, ये बात ज़हन में रहे कि मुल्क में आज एहतजाज हो रहा है, शटर डाउन हड़ताल है, कहीं जुज़वी कामयाब है, कहीं मुकम्मल पे बंद है, कहीं नहीं है। तो बट लोग एहतजाज करें, उसके बावजूद जो फैसला किया ये जो कमेटी ने फैसला ये किया कि रेलवे की बहाली के लिए पूरा प्लान आएगा। भाई आप लोग 2-3 माह 6 माह कितने के लिए आए हो? आप ठीक है उसकी डे टू डे वर्किंग करो और वो प्लान जो है वो कमेटी को पेश होगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर इस तरह का कोई प्लान बनाना है तो वो रेलवे मिनिस्टर खुद बना सकता है, उसका इस कमेटी के से क्या ताल्लुक? इनका तो काम कुछ और था। फिर इसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है उस एरिया में भी एक प्लान बनेगा, यहाँ पे भी प्लान बनेगा। और उधर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में आईटी जो है वो पूरा एक सब्जेक्ट है। और तीसरा फिर जो इंडस्ट्रियल रिवाइवल का प्लान जो जिसका हमने जिक्र कर दिया, इसके साथ ही जो प्लानिंग कमीशन ने भी एक लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक प्लान देना है। ये हो क्या रहा है? एक चीज, अब ये कामरान सूरत अभी भी खराब हो रही है। हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो एक दफा फिर चूंकि उस पर कंट्रोल था, एक रिजीम वो खत्म हुआ, तो मेरे जरा बता रहे हैं कि एक डिस्कशन ये हो रही है क्योंकि अब अंडर द IMF प्रोग्राम हम फॉर्मल रिस्ट्रिक्शन तो इन इंपोर्ट्स के ऊपर नहीं लगा सकते। तो बैंक्स को ये कहा जा रहा है कि आप खुद जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है डी एम्फसाइज कर दें उन इंपोर्ट्स को जो नॉन एसेंशियल। अब नॉन एसेंशियल की क्या डेफिनेशन है वो अगेन एक इशू है। पर बात आपने की थी उसकी के टैक्स एफर्ट्स की और FBR की, जो अगले दिन इजलास हुआ 30 अगस्त को। अब उसका फैसला नंबर 1 जरा सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यू विल एंजॉय इट। कि चेयरमैन FBR and chairman SECP will work on taxation issues
related to listed and unlisted companies and develop a mechanism for listing of maximum companies at Pakistan Stock Exchange so that their corporate governance practices may improve. अब ये इंग्लिश बड़ी अच्छी है कि लिस्टेड कंपनीज को भी इनकरेज करना, जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनको भी इनकरेज करना, इंसेंटिवाइज करना है। यहाँ पे माजी में भी ये काम होता रहा है कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है, और चूंकि इसमें चेयरमैन एफबीआर आ गए, इसका मतलब है कि आप या तो टैक्स उनसे ज्यादा लेंगे या कम लेंगे। और एक कंपनी अगर लिस्टेड नहीं है, उसको अपने लिस्टेड करवाना है, तो आप क्या करेंगे, उस पर और बर्डन तो नहीं डालेंगे ना। आप लिस्टेड होने पे उन पे कोई इंसेंटिवाइज उनको करेंगे, तो इंसेंटिवाइज क्या होगा, कोई आप टैक्स क्रेडिट उनको दे देंगे। तो लग ये रहा है कि जो फोकस प्रायोरिटी मुझे अभी तक इन 2 इजलासों से मुझे सामने आई है, एक तो ये कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको कोई इंसेंटिव देना चाह रहे हैं, और दूसरा जो कैपिटल मार्केट्स है उसमें मेजर किस्म की ये कुछ बेनिफिट्स देना चाह रहे हैं। तो अभी तक जो चीजें इनकी सामने आई हैं वो तो यही है। बाकी इनका एक और जो इशू है वो अब जो पाकिस्तान बिजनेस जो एक काउंसिल से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने जो दूसरे दिन का इजलास हुआ तो उसमें कहा था जी कि आप लॉन्ग टर्म प्लान लेके आए। तो अभी शॉर्ट टर्म इनका अभी तक किसी भी चीज में मुझे फोकस नजर नहीं आया। अच्छा, मुझे जो एक चीज बड़ी हैरान कुन लग रही है, मेरा जो अपना ख्याल यही था कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और जो भी लोगों की सिलेक्शन हुई है, ये एक तो कंटिन्यूएशन होगी, क्योंकि आपको पता है कि SIFC और बाकी वेल्थ फंड और सारे जो मामलात है कि, और हमने अमेंडमेंट भी की कानून में कि इनको थोड़ा मैंडेट इनका इन्हांस किया गया। और लेट मी से इट कि ये भी कहा जाता है, परसेप्शन यही है कि जो भी ये चॉइस है, मेजॉरिटी जो है वो हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके साथ उनकी ये लाइन और लेंथ बड़ी अच्छी मिलती है। तो जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है निगरान हुकूमत भी वही करेगी। तो ये जब इन्होंने किया है तो लग ये रहा है कि इसका मतलब है कि ये पूरी एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही, या एस्टैब्लिशमेंट के पास वो जो प्लान है SIFC वाला, ये जो बाकी मामलात है उनको ही आगे लेके चलते तो इट डज मेक सेंस कि अच्छा ठीक है। नहीं वो चल रहा है, नहीं वो चल रहा है, बट ये जाहिर है कि आप कितने प्लान्स लाएंगे। मतलब रेलवे की रिवाइवल भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडस्ट्री को रिवाइव करने की भी बात हो रही है, IT की भी आप बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें ओवरलैप नहीं हो रही। देखिए SIFC तो इनकी गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो प्रायोरिटी, उनका ये ख्याल है कि इस साइड से अगर आप काम किया जाए तो हमें गैर मुल्की कर्जे कम लेने पड़ेंगे, कुछ असासे बेचें, कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर से लेके आए तो मामला चलाएं, और फॉरेन लोन्स के ऊपर डिपेंडेंस कम करें। उसके पैरेलल ये जो इन्होंने काम शुरू कर दिया है इंसेंटिवाइज करने का सेक्टर्स को, और हम नजर रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ऐसी बात नहीं हम नजर नहीं रखेंगे, जितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन दबा ले हम नजर रखेंगे। वो ये चीजें लग ही रहा है कि इस मुद्दत में कुछ सेक्टर्स या जिनसे इनका ताल्लुक रहा है माजी में, उनको बेनिफिट देने की कोशिश हो रही है। बट यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन 2 यहाँ पे शेयर करता हूँ। एक ये कि इनका एक रिव्यू भी शुरू हो चुका है परफॉर्मेंस का विद इन 2 to 3 वीक्स, क्योंकि ऑलरेडी हाँ ये कहीं पे ये बात महसूस हुई है कि इकोनॉमिक चीजें राइट ट्रैक पे नहीं चढ़ी। एक तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप आ गया, और दूसरा जिस तरीके से एक मार्केट रिएक्ट कर रही है, और आज कराची में एक अहम इजलास भी हुआ है इस हवाले से, उसके पार्टिसिपेंट्स का आप मेरे से नहीं पूछेंगे। चले नहीं पूछता मैं, चलें ब्रेक पे जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे नाम पूछूं, आप नाम बता दें या बता भी ना पाएं, और बताएं तो फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बट नेवरदलेस समझने वाले मेरे ख्याल में समझ सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि आखिर क्यों जो निगरान वज़ीर आज़म है वो चेयरमैन FBR को तब्दील करना चाहते हैं, हालांकि उनकी तैनाती अभी 1 माह पहले ही हुई थी। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने फैसला किया है कि वो मौजूदा जो चेयरमैन FBR हैं उनको वो तब्दील करने जा रहे हैं, और जो नए इसके हवाले से उम्मीदवार हैं उसकी तलाश जारी है। फैसला अगले चंद रोज़ में कहा जा रहा है कि हो जाएगा। अब शहबाज, ये बड़ी अजीब बात है, अगेन ये डिसीजन जो PDM की हुकूमत थी वो करके गई थी, और यूजली हमारे यहाँ ऑब्वियसली किसी को भी जांचने के लिए आपको एक टाइम देना पड़ता है ना। अब इनको तब्दील करने की आखिर क्या प्राइम मिनिस्टर को सूझी, क्योंकि जो 2 माह के इस माली साल के जो आदाद शुमार हैं, जो टैक्स कलेक्शन है, जो भी टारगेट था उससे 25 अरब रुपए FBR ने ज्यादा कलेक्ट किए हैं। तो आखिर क्यों फिर इनकी तब्दीली की बात हो रही है? देखिए, अभी अमजद जुबैर टिवाना साहब जो हैं वो चेयरमैन FBR हैं, ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं, शानदार ऑफिसर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
उनको काम भी आता है और वो रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं ये चीज़, कलेक्शंस अपनी बेहतर कर रहे हैं, पॉलिसी का भी उनको एक्सपीरियंस है। इनको टिवाना साहब को लगाया गया था, उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब नहीं लगाया था, उनकी मंजूरी कैबिनेट से होती है चेयरमैन FBR की, बट वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी, ये प्रायोरिटी थे इसहाक डार साहब की टीम की, और ये इनका मेरिट पे बनता था। अगर आप ओवरऑल देखें सिचुएशन, जो FBR में जो एग्जिस्टिंग पूल दिया गया था, जो उस वक्त FBR के अंदर काम कर रहे थे, जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वो इनकम टैक्स IRS के या कस्टम्स के ही ऑफिसर हो, बट FBR में वो सब नहीं कर रहे थे, उसमें इनकी चॉइस ठीक थी और उनको लगाया गया। पिछले जो चेयरमैन थे रिटायर हो गए थे, उनके बाद इनको लगाया गया। प्रॉबेबली इनके बारे में कहा जाता है कि हर चीज़ ये नहीं मानते, एक तो ये इनके बारे में कहा जाता है, और वो एक शायद वजह है कि शायद जो नई गवर्नमेंट उनको चेंज करना चाहती है। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में अभी तक जैसे आपने खुद बताया कि जो 2 माह का हदफ था रेवेन्यू कलेक्शन का, वो इनका था कोई 1183 अरब रुपया, और जो इन्होंने कलेक्ट किया वो 1208 अरब रुपया किया। और इसके अलावा जो इन्होंने टैक्स के रिफंड्स भी अब IMF के प्रोग्राम में शामिल हैं कि आपने कितने रिफंड्स देने, क्योंकि रिफंड्स FBR हमेशा ब्लॉक करता है, तो जो रिफंड्स का भी एक हदफ था इनका, वो भी ऑन ट्रैक है, वो क्वार्टरली इसकी मॉनिटरिंग होती है। ओवरऑल ये जो इनका हदफ है 3 माह का, वो जो IMF ने इनको टैक्स कलेक्शन का दिया वो 1977 अरब रुपए का, तो लग ऐसे रहा है कि ये वो हदफ हासिल कर लेंगे। देखें कैसे आगे सितंबर परफॉर्म करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होती है, अगर हड़तालें होती हैं तो प्रॉब्लम इनको आ सकता है। अब उस दिन जो प्राइम मिनिस्टर की मीडिया से इंटरेक्शन था, तो उसमें उन्होंने खुद तस्करा फरमाया कि हम हेड हंटिंग कर रहे हैं और जो चेयरमैन FBR है उनकी तलाश जारी है। तो बाद में मैंने उनसे पूछा आप कब तक ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे, उन्होंने कहा जी कि मैं ये 5 से 6 दिन में ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा हेड हंटिंग, और उसके बाद हम अपॉइंट कर लेंगे। अब हेड हंटिंग से 2 इंप्रेशंस आते हैं, नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर, और नंबर 2 हेड हंटिंग विद इन दी गवर्नमेंट सर्विसेज भी हो सकती है। तो प्रॉबेबली ये विद इन द गवर्नमेंट सर्विसेज शायद चेयरमैन लगाना चाह रहे हैं। माजी में जो तजर्बे रहे हैं इनके प्राइवेट सेक्टर से, 3 अगर आप रिसेंट हिस्ट्री में देखें, जब जनरल मुशर्रफ थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने अब्दुल्ला यूसुफ को लगाया था चेयरमैन FBR। वो पीरियड था जब पाकिस्तान में फॉरेन इन्फ्लोज बहुत ज़्यादा आ रहे थे, वॉर ऑन टेरर में हम पार्टनर थे, दुनिया हमसे खुश थी, पैसा आ रहा था, कंजम्पशन लेड इकोनॉमी थी, ग्रोथ भी ठीक थी, रेवेन्यू पहली दफ़ा 2008 में हमारे 1000 अरब रुपया क्रॉस हुआ था। फिर 2011-12 में असद अली जरदारी साहब ने अली अरशद हकीम को चेयरमैन FBR लगाया, वो FBR के अंदर से लोगों ने जाके कोर्ट में चैलेंज कर दिया, तो कोर्ट ने उनको नॉकआउट किया था। वो बंदे भी ठीक थे, ही वाज हैविंग एन इनोवेटिव माइंड, बट उनको परफॉर्म नहीं करने दिया गया। तीसरा जो एक्सपीरियंस वो PTI ने किया था, शब्बर जैदी साहब, वो कोई इतना कामयाब नहीं रहा था। वो भी उसमें शब्बर जैदी साहब के अब सबके सामने आता है, उनका जो भी है वो नहीं कर सके, उनके ऊपर प्रेशर्स थे, ही लेफ्ट, और उनकी हेल्थ के भी इश्यूज बन गए। तो अब जो इनको हटाया जा रहा है, तो प्रोबेबली ठीक है, अगर गवर्नमेंट का एक कामरान, इसमें ये बात हमें माननी पड़ेगी कि गवर्नमेंट का एक डिस्क्रिशन होती है, और ये बात मैं हमेशा से कहता हूँ, किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर का उसका ये फर्स्ट राइट होता है कि अपनी मर्जी की टीम बनाए। ये उसका राइट होता है अगर तो वो मुंतखब गवर्नमेंट हो, क्योंकि मेरा इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि देखें 5 साल को भी छोड़ दें, 3 सालों में आप मुझे बताएं कितने FBR हम चेयरमैन जो है वो चेंज कर चुके हैं, और फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, उसको ये नहीं पता कि पता नहीं वो कल जब दफ्तर आएगा तो वो उसका हेड होगा या नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में फिर आप कैसे परफॉर्म करेंगे? डोंट यू थिंक कि किसी भी इदारे के अंदर आपने इस्लाहात करनी है तो सबसे पहले आप इंश्योर करें कि वहां पे आप एक टेन्योर कर दें, 2 साल कम अज कम कर दें। जब आप किसी को किसी भी इदारे का हेड बना दें, मसलन यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि जब कई ऐसे अहम पोस्ट हैं, लेट्स से आर्मी चीफ है, आप उसको 3 साल का टेन्योर है उसका, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जब मर्जी तब्दील कर दें। अगर आप करेंगे तो चीज़ें तो ऐसे नहीं चलेंगी। इसी तरह के ISI के सरबराह होते हैं, उनका भी एक मुद्दत दी जाती है। तो मेरे ख्याल में ये बाकी इदारों में भी जो इस तरह की अहम जो पोजीशंस होती हैं, पहले तो उसमें जो सिलेक्शन है आप मेरिट के ऊपर जरूर करें और फिर उनको वक्त दें, टेन्योर दें, 1 साल 2 साल जरूर दें उनको। देखिए अब अमजद ज़ुबैर जो टिवाना साहब है, इनके केस में दोनों चीज़ें इस वक्त जो आप प्री कंडीशंस कह रहे हैं किसी की कंटिन्यूटी के लिए, उन 2 माह परफॉर्म, 1 माह ये 31 जुलाई का तो पीरियड पिछले चेयरमैन के टाइम पे था, बट उस वक्त ये मेंबर ऑपरेशन थे इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, तो ही हैड अ मेजर कंट्रीब्यूशन टैक्स कलेक्शन इन द फर्स्ट मंथ। दूसरे में ये खुद चेयरमैन थे दूसरे महीने में, और उनकी अभी तो अर्ली स्टेज के ऊपर है। सिलेक्शन भी इनकी बुरी नहीं थी, इनको पॉलिसी का भी एक्सपीरियंस है, ऑपरेशंस का भी एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा इनका ये एक होता है कि वो जो एक आपका होता है ना ओवरऑल एक चीज़ों को साथ लेके वो चलते हैं, कुछ लोग चलते हैं कुछ नहीं चल पाते,
वो एक इशू हो सकता है, लेकिन इनके रिप्लेसमेंट में जो नाम आ रहे हैं वो कितने बुरे नहीं है, वैसे अभी वो नाम रहने देते हैं चले, लेकिन वो भी ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट समझती है तो देन वी विल कमेंट कि जब वो लगा देंगे। लेकिन वही वाली बात है कि जो भी रिप्लेसमेंट उनकी आएगी, फिर इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी तो ऐन मुमकिन है कि उनको भी वो तब्दील कर दें और फिर इसी तरह से ये मामला चलता रहेगा। ब्रेक पे यहाँ पे जाएंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उन्होंने अपना पहला जो बैरूनी दौरा था वो अचानक से क्यों मनसूख किया। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपना पहला बैरूनी मुल्क का दौरा करना था 4 से 6 सितंबर। उन्होंने जाना था कीनिया और कीनिया में वहाँ पर जो अफ्रीकन क्लाइमेट समिट हो रहा है उसमें उन्होंने शिरकत करनी थी। और कल तक भी जब दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग की तो उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बाकायदा तौर पर उसका कर्टन रेजर जो है वो जारी किया और उन्होंने कहा कि 4 से 6 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाएंगे, अफ्रीकन क्लाइमेट समिट में शिरकत करेंगे और उसके साथ साथ उनकी जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं जो कीनिया की क़यादत है उनके साथ भी होगी और उनके इस वफ्त में वज़ीर खारजा जो हैं जलील अब्बास जिलानी भी शिरकत करेंगे। लेकिन शहबाज, मज़े की बात है कि ये जब वो अनाउंस कर रही थी दिन को, जो प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी, तो उसके कुछ देर के बाद ही दफ्तर खारजा को ये इन्फॉर्म किया गया कि वर्बली पहले बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने दौरा अपना जो है वो कैंसिल कर दिया है और अभी तक भी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई, ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया उन्होंने। लेकिन मैंने फॉरेन ऑफिस से भी और प्रोग्राम से पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी चेक किया और उन्होंने तस्दीक की कि यस ये दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया गया। तो एक इसके अंदर जो पहले आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे ना कि चंद घंटे पहले ज़ाहिर है कि फॉरेन ऑफिस को भी जब भी तर्जुमान ब्रीफिंग करती हैं तो तमाम डेस्क उनको ब्रीफ करते हैं, तो चंद घंटे पहले तक वो जो दौरा था वो क्या कहते हैं कि इंटैक्ट था और उनको शायद प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं किया गया और कुछ देर के बाद फिर बताया गया कि वो नहीं जा रहे। अब वो जा क्यों नहीं रहे? जा इसलिए नहीं रहे, जो मुझे पता चला कि आपको एक तो पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर बड़ी बेचैनी है, बिजली के बिल हो, महंगाई हो, तेल की कीमतों में इजाफा हो, तो जाना उन्होंने खुसूसी परवाज़ अपना लेकर और ज़ाहिर है कि काबीना के और लोग भी उसमें शामिल होते। तो फिर किसी ने उनको मशवरा दिया कि इस मौके के ऊपर अगर आप जाएंगे जहाज़ भर के कीनिया में, और कीनिया की अदरवाइज ठीक है अफ्रीका इंपॉर्टेंट है, बट इस मौके के ऊपर क्या ये ज़रूरी है कि आप चार्टर प्लेन लेके वहाँ पे जाएं और उससे आपको पब्लिक बैकलैश आएगा। तो फिर उस एडवाइस को उन्होंने माना और उन्होंने यही फैसला किया कि उस विजिट को फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया, which I think they did the right thing। नहीं, ये अच्छी बात है। अगर लेट्स से आप अपनी चीज़ों का रिव्यू करते रहते हैं, सिंस ही इज न्यू इन द ऑफिस, और अगर उनको कोई राइट एडवाइस राइट टाइम पे मिलती है तो ही शुड हैव हर्ड दैट एंड ही हैज हर्ड दैट। तो क्योंकि ये बात हमने फिर अपने प्रोग्राम्स में बैठ के डिस्कस कर रही थी ना कि लोग सड़कों पे एहतजाज हो रहा है, शटर डाउन हो रहा है, बिजली के बिलों का फैसला आज तक नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 48 घंटे में कोई ना कोई आउटकम वो अनाउंस कर देंगे। प्रॉबेबली IMF इज टेकिंग मोर टाइम, वो अभी तक या इनको कम्युनिकेट नहीं कर पाए या इन दोनों में अभी मामला जो है वो तय नहीं पाए। तो अगर इन सूरत हाल में वो मंडे को वो ट्रैवल कर जाते और पीछे ये सूरत हाल दोनों ओपन है आपकी, ये जो इशू आपका बिजली के बिलों वाला भी है, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, फिर डॉलर वाला मामला। प्राइम मिनिस्टर ने खुद तो ये चीज़ें नहीं करनी थी, बट उनकी जो ओवरसाइट है और जो चीज़ें और जिन हालात में जैसे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे पहले, तो उसमें PM का पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है। और सऊदी अरब का इनका वो दौरा है अभी तक कंफर्म, वो भी उनका प्राइवेट है और UN जनरल असेंबली वाला वो दौरा भी बिल्कुल है। तो वो है वहाँ पर ठीक है अभी तक तो अनलेस एंड अनटिल कोई और मेजर पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट ना हो जाए, लेकिन UN जनरल असेंबली भी डेफिनेटली वो जाएंगे। और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ठीक है एक विजिट उन्होंने प्लान किया था कि चलें जाते हैं, लेकिन फिर अगर किसी ने राइटली उनको एडवाइस किया, और ये बिल्कुल बात ठीक है कि हमने यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस करना था कि एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब लोग बिजली के बिलों की वजह से परेशान हैं, एहतजाज हो रहे हैं, और आप जो सरकारी जहाज़ भरकर आप कीनिया में एक क्लाइमेट समिट अटेंड करने जा रहे हैं, डजंट मेक एनी सेंस। तो इसलिए उन्होंने आई थिंक इट वाज द राइट कॉल। अब UN जनरल असेंबली अभी उसमें वक्त है तो देखते हैं, और बाकी दूसरा मे बी वो जाएं वहाँ पर, तो वो भी इसलिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ज़ाहिर है कि अफ्रीकन क्लाइमेट समिट को तो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन UN जनरल असेंबली की जहाँ तक बात है, एक एनुअल वो आपको पता है कि इजलास होता है
और पाकिस्तान को अपना एक पर्सपेक्टिव देने का मौका मिलता है। मेरा ख्याल वो उसमें फोरम बहुत से उनको ऐसे नहीं छोड़ना इश्यूज हैं। चाहिए। हाँ नहीं, वो तो जाएंगे वहां पे, उसमें तो अभी तक की तो ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है। और मैं यही कह रहा हूं कि ये डिसीजन भी तभी लिया गया था, दो कि ये निगरान वज़ीर आज़म है, लेकिन फैसला यही हुआ था कि मतलब एक डिस्कशन थी कि जो फॉरेन मिनिस्टर चले जाते हैं, लेकिन एडवाइस यही किया गया कि एक इतना इंपॉर्टेंट फोरम है और पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है, साल में एक दफ़ा आपको मौका मिलता है और फिर साइड लाइन्स के ऊपर भी आपकी इंपॉर्टेंट मुलाकातें होती हैं। और दूसरा, आई थिंक दुनिया भी खास करके जो मगरबी ताकतें हैं वो निगरान प्राइम मिनिस्टर को सुनना इसलिए भी चाहेंगी और जो साइड लाइन्स के ऊपर मुलाकातें होंगी, क्योंकि दुनिया में परेशान तो है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में, पाकिस्तान में इलेक्शंस के बारे में। तो उस लिहाज से आई थिंक जो भी पाकिस्तान में फैसला साज हैं, दे अंडरस्टैंड कि वो जो भी ब्रीफ लेके जाएंगे वहां पर लोगों को बताएंगे और अगर कंसर्न्स हैं वहां पे लोगों के तो उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें जो कल इलेक्शन कमीशन का फैसला उन्होंने 2 हफ्ते इसको कट डाउन किया स्केड्यूल को, दैट इज गुड बट दैट इज नॉट इनफ। दैट इज नॉट इनफ। इसका मतलब है कि दे आर फीलिंग द हीट। इसका लगता यही है। बहरहाल आज के द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।